जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होंगे। आज अपने एनसीईआरटी की इस क्लास में हम पढ़ेंगे मौसम जलवायु सौर विकिरण उष्मा बजट। जहां तक पहुंच पाएंगे वहां तक पढ़ेंगे। चलिए अब प्रश्न ये है कि मैं बार बार कह रहा हूं एनसीईआरटी के नोट्स बनाना, एनसीईआरटी के नोट्स बनाना। नहीं बनाना भाई, अभी एनसीईआरटी के नोट्स क्यों बनाओगे आप, जब मैं पूरा नोट्स दे रहा हूं आप, है ना। तो आपसे अनुरोध है कि केवल आप इसको समझिए और इसको पढ़िए। आप लोग टेलीग्राम में लगातार ये मैसेज पूछ रहे हो नोट्स बनाना है बनाना है। जहाँ तक भूगोल विषय का प्रश्न है, भूगोल की एनसीईआरटी का नोट्स नहीं बनाना है। सारा का सारा मैं आपको एक पीडीएफ के माध्यम से इंग्लिश हिंदी दोनों ही माध्यम में उपलब्ध करवा दूंगा। आप क्लास में अच्छे से समझिए और पीडीएफ को रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि बड़ा कठिन नहीं यहाँ पर है। आसान चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, वो समझ लीजिए। दूसरी बात, जब मैं पीसीएस का सिलेबस शुरू करूँगा तो वहाँ पर मैं आपको लिखने को भी कहूँगा, नोट्स बनाने को भी कहूँगा, कैसे बनाया जाएगा वो भी बताऊँगा। सारी चीज़ें वहाँ पर मैं डिस्कस करके आपको आपसे काम करवाऊँगा और खुद करूँगा। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी कि करना क्या है। तो अब इस तरह के अनावश्यक प्रश्नों को मत पूछें आप टेलीग्राम पर, है ना, क्योंकि ज़रूरत नहीं है। जो क्लास में मैं बार बार बता दिया हूँ भूगोल विषय से संबंधित, वही प्रश्न हर बच्चा बार बार पूछ रहा है, तो अच्छी बात नहीं है। दूसरी, क्लास के समय आपको क्या करना है, क्लास के समय जितनी बातें एनसीईआरटी में दी गई हैं वो बताऊंगा। आप एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके कोई प्रश्न नहीं पूछोगे। पहली बात, यहाँ नहीं समझ में आया वो आप हमसे पूछिए, हम उसे ज़रूर बताएंगे, लेकिन एनसीईआरटी के बियॉन्ड जाके कोई प्रश्न आप नहीं पूछेंगे। क्यों नहीं पूछेंगे? क्योंकि उसके बियॉन्ड के जो प्रश्न हैं उसको मैं आगे बताऊंगा जब पीसीएस का सिलेबस कवर करूंगा। ठीक, चलिए। तो राजकुमारी, साहिबा, ये नाम दिख रहे हैं मुझे। गूगल मीट, हाँ, एक प्रश्न ये भी है। भाई ब्रजेश जी, गजब आदमी हो। गूगल मीट शनिवार को होती है दोपहर 12 बजे। आप टेलीग्राम पर एक्टिव रहिएगा, गूगल का लिंक डाला जाएगा और आप जुड़ जाइएगा। दूसरी बात, आपने कहा, ब्रजेश जी ने कहा सभी चैप्टर का पीडीएफ उपलब्ध करा दीजिए। अरे भाई, कल भी बताया था और आज भी बता रहा हूँ। कान खोलकर आप सभी लोग सुन लीजिए कि ये पीडीएफ मेरे पास बना हुआ रखा नहीं है। मैं रोज का रोज बनाता हूँ, क्योंकि इस तरह से एनसीईआरटी हम लोगों ने कभी नहीं पढ़ाई। कभी का मतलब ये हुआ कि हम लोग पहले एनसीईआरटी पढ़ाते थे तो 4 महीने का 5 महीने का समय लगता था एनसीईआरटी ख़त्म करने में, लिख कर पढ़ाते थे। इस बार चूंकि 6 दिसंबर को पेपर है और अंकित सर ने एनसीईआरटी की बात कह दी है, तो हमें 50 60 50 मैक्सिमम 50 क्लासेस में हमें एनसीईआरटी ख़त्म करनी है। तो हम पीडीएफ बना रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, अलग अलग चैप्टर में जहाँ जहाँ है सब जगह से निकाल कर एक जगह कर रहे हैं और आपको पढ़ा रहे हैं। ठीक, तो हमारे पास पहले से बनी हुई पीडीएफ नहीं है। तो दोबारा ये प्रश्न भी मत कीजिएगा कि हमें सभी पीडीएफ एक साथ दे दीजिए, मत कीजिएगा ये प्रश्न, क्योंकि नहीं बनी हुई है। बनी हुई होती तो भी नहीं दिया जाता, क्योंकि आप तब पढ़ते नहीं, क्योंकि समझ ही नहीं पाते। दूसरी बात, अगर आपको इतना मन लग रहा है कि पहले से सब मिल जाए, तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है एनसीईआरटी की साइट पर जाइए, सारी क्लास की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, पैसा नहीं लगना है, आप वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। छठी की एनसीईआरटी, 7वीं की एनसीईआरटी, 8वीं की एनसीईआरटी, 9वीं की एनसीईआरटी, 10वीं की एनसीईआरटी, 11वीं की एनसीईआरटी, 12वीं की एनसीईआरटी, सारी एनसीईआरटी आप डाउनलोड करके पढ़िए। वो मुझसे मत मांगिए, ये आप भी कर सकते हो। अब आप कहोगे खाना खिला दीजिए, पानी पिला दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, आप क्या करोगे?
गजब, ये पीडीएफ पहले की पूरी तैयार नहीं है, इसलिए एक साथ नहीं दी जा सकती। अब इस पर प्रश्न मत कीजिएगा, अनावश्यक प्रश्न करके न अपना समय बर्बाद कीजिए न मेरा समय बर्बाद कीजिए। हमारा समय, आपका समय बड़ा बहुमूल्य है। चलिए तो अब संस्था से बात करके बताऊंगा कि टेस्ट होगा नहीं होगा, सारी बातें मैं बताऊंगा। कल शनिवार, जब शनिवार को मीटिंग होगी बताऊंगा। करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए अगर नहीं पढ़ रही है तो एक बार टेलीग्राम ग्रुप आपके लिए बनाया गया है, उसमें लिखिए कि करंट अफेयर की पीडीएफ नहीं पढ़ी है। दूसरी बात, एक चीज़ और बताऊं, ये पीडीएफ जो होती है ना, ये 2 घंटे 2.5 घंटे लग जाते हैं अपलोड होने में, है ना। मैं, ऐसा नहीं कि केवल मेरी क्लास की पीडीएफ ही पढ़नी होती है, इसी समय में अलग अलग चैनल पर, यूट्यूब पर, ऐप पर ढेर सारी क्लासें होती हैं, तो सबकी क्लास जाती है, सबकी पीडीएफ जाते हैं, क्लास अपलोड होती है, पीडीएफ अपलोड होती है, तो समय लगता है। तो 2 घंटे का समय कम से कम मान के चलिए लगेगा पीडीएफ आपको ये मिलने में। चलिए शुरू करते हैं। मौसम, जलवायु और उसके मूल तत्व। सबसे पहली बात करते हैं मौसम की। वेदर क्या होता है? वेदर का मतलब होता है दिन प्रतिदिन, दिन प्रतिदिन, घंटे दर घंटे, घंटे दर घंटे के तापमान, वर्षा आदि का वितरण। जैसे आप कहते हो कि आज मौसम बहुत खराब है, आप ये थोड़ी कहते हो आज जलवायु बहुत खराब है, आप कहते हो मौसम बहुत खराब है। यानी या तो बहुत गर्मी हो रही होगी, या तो बहुत वर्षा हो रही होगी, या तो बहुत सर्दी हो रही होगी। आप कहते हो आज मौसम बहुत अच्छा है, तो आज मतलब आज के दिन की बात। आप कहते हो सुबह बड़ा अच्छा मौसम था, शाम को बड़ा अच्छा मौसम था, कल दोपहर को बड़ा अच्छा मौसम था। यानी कम समय ड्यूरेशन में तापमान, वर्षा, हवा, आर्द्रता की जब बात की जाती है तब हम उसे कहते हैं मौसम। ठीक, तब हम उसे मौसम कहते हैं, वेदर। इसी तरह आप देखे हो कि वेदर फॉरकास्ट होता है, मौसम के बारे में बताया जाता है। आप देखे होंगे न्यूज चैनलों पर वेदर फॉरकास्ट आता है, मौसम पूर्वानुमान आता है। बात क्लियर? रेखा जी, टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कीजिएगा, वो आपको ज्वाइन करा देंगे। चलिए अब आता है जलवायु क्या होती है। जलवायु, अब ध्यान दीजिए, अगर हम कहें ताप यानी तापमान, वर्षा, पवन, दाब, मुख्य रूप से तापमान और वर्षा का ही, इन सब का लंबे समय का औसत, लंबे समय का औसत, यानी लंबे समय मतलब 30 से 50 वर्ष। लंबे समय का मतलब हुआ 30 से 50 वर्ष। यानी हम तापमान की बात करें तो मान लीजिए ये कोई ए शहर है, ए शहर का नाम है ए, और यहाँ पर पिछले 50 वर्षों में तापमान की स्थिति क्या रही, उसका औसत। यानी 2000, मान लीजिए आज से अभी 2026 चल रहा है, तो हम पीछे 50 वर्षों तक जाएं और प्रत्येक वर्ष का औसत तापमान जोड़ते चले जाएं और फिर 50 से भाग दे दे तो उसका औसत आएगा ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि अभी मान लीजिए 10 साल का औसत निकालें, वैसे 30 से 50 वर्षों के ही का ही औसत होता है। तो मान लीजिए इस वर्ष तापमान रहा 40 डिग्री सेल्सियस, अगले वर्ष तापमान रहा 40 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद रहा 50 डिग्री सेल्सियस, उसके पहले रहा ऐसे 30 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद रहा 20 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद रहा 40 डिग्री सेल्सियस। इस तरह सबका जोड़ लेंगे
30 वर्ष तक का या 50 वर्ष तक का, और उसको 50 से भाग देके एक औसत निकालेंगे। तो उस औसत तापमान, औसत वर्षा को कहा जाता है जलवायु। यानी ये तापमान, वर्षा आदि का औसत होता है किसी भी क्षेत्र के। ठीक। ब्रिजेश जी, पीडीएफ ऐसे ही मिल पाएगा, बाकी आप अगर क्लास के वाइज लेना है तो आप खुद ही ले लीजिए एनसीईआरटी से डाउनलोड करके। आगे की क्लास का नहीं बना हुआ है, पहले ही बता चुका हूँ। ठीक, अब किसी का कमेंट में नहीं लूंगा। अब बात आती है मौसम के तत्व कौन कौन से होते हैं। यानी जब हम मौसम की बात करते हैं तो इसमें किसको किसको शामिल किया जाता है। तो तापमान, जैसे मैंने पहले ही बताया कि तापमान मौसम के तत्व में पहला तत्व है तापमान। तापमान मतलब क्या होता है, जब किसी वस्तु पर हम हाथ रखते हैं तो हमारे शरीर के तापमान से या तो वो ठंडा होगा या तो वो गर्म होगा। यही हीट तापमान कहलाता है, यही ऊर्जा तापमान कहलाता है। ठीक। तो किसी भी वस्तु में उष्मा या शीतलता का जो अनुभव होता है उसे तापमान कहते हैं। तो तापमान मौसम का प्रमुख तत्व है। उसके बाद वर्षण। देखिए, वर्षा और रेन, प्रेसिपिटेशन और रेन, यानी वर्षण वर्षण और वर्षा में अंतर है। जब हम वर्षण की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत हम जल वर्षा, हिमपात, ओला आदि लिख दे रहा हूं, और भी हैं इसमें आदि, सभी की बात करते हैं। यानी जल का किसी भी रूप में नीचे गिरना, चाहे जल गैसियस फॉर्म में नीचे गिर रहा हो, चाहे जल तरल रूप में नीचे गिर रहा है, चाहे जल ओले के रूप में यानी ठोस रूप में नीचे गिर रहा है, चाहे जल हिमपात के रूप में नीचे गिर रहा है, सबको हम कहते हैं सम्मिलित करके वर्षण हो रहा है। लेकिन जब हम वर्षा की बात करते हैं तब हम कहते हैं जल का तरल रूप में नीचे गिरना। बात क्लियर। तो प्रेसिपिटेशन यानी मौसम का एक तत्व है प्रेसिपिटेशन, वर्षण। क्लियर। उसके बाद वायुमंडलीय दाब, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुदाब। वायुदाब क्या होता है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले वायु के भार को वायुदाब कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये एक एरिया है, ये कोई क्षेत्र है ना, इसके ऊपर जो वायु का भार होगा उसे हम वायुदाब कहेंगे। अभी आपको नहीं समझ में आया, चलिए और देखते हैं। ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का सतह है, और हम इस क्षेत्र में वायु के भार को यानी एयर प्रेशर को निकालना चाह रहे हैं। इसके ऊपर इतना वायुमंडल है, ये वायु है ना, यानी 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु है। तो इस क्षेत्रफल पर, इस पर्टिकुलर एरिया में, यहाँ से यहाँ तक के एरिया में, यहाँ पर उपस्थित विभिन्न गैसों, जलवाष्प, धूल कण का जो भार पड़ रहा है इस पे, इसे कहते हैं वायुदाब। एयर प्रेशर कहते हैं। तो वायुदाब भी आपके मौसम का एक तत्व है। उसके बाद पवन। वायु जब गतिमान होता है सामान्यतः क्षैतिज रूप में तो उसे पवन कहते हैं। तो पवन भी। और आर्द्रता वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, यानी ये वायु है, इसमें कुछ जल वाष्प है, तो कितना जल वाष्प है इस वायु में, है ना। तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, नमी जिसे आप कहते हो ना कि वायु में नमी है, उमस, नमी। ठीक।
तो वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को ही आर्द्रता कहते हैं। और ये सभी तत्व मौसम के तत्व हैं। जब हम मौसम की बात करते हैं तब हम इन्हीं का मेजरमेंट करते हैं कि तापमान कितना है, वर्षा होने वाली है तो कैसी वर्षा होगी, ओलावृष्टि होगी, हिमपात होगा, सरल रूप में वर्षा होगी या तो नहीं होगी, वायुमंडलीय दाब कितना है, एयर प्रेशर कितना है, इस आधार पर वर्षा का भी निर्धारण होता है। पवन की गति क्या है, पवन किस गति से चल रही है या तो नहीं चल रही है, और उस वायुमंडलीय भाग में आर्द्रता कैसी है, यानी वायुमंडल में नमी कितनी उपस्थित है। तो ये मौसम के मूल तत्व हैं। मौसम मापने के महत्वपूर्ण यंत्र और इकाइयां। ठीक, मौसम मापने यानी मौसम को, यानी मौसम के तापमान को, वर्षा को, वायुमंडलीय दाब को, पवन की गति को, उपस्थित आर्द्रता को। मौसम को मापना है तो क्या है, हमको इनको मापना पड़ेगा। इसमें सबसे पहला है तापमापी यानी थर्मामीटर। थर्मामीटर क्या करता है, बुखार हुआ, हम मुंह में लगा लिए और हमें हमारे शरीर का तापमान पता चल गया। उसी तरह अगर हम वायु का तापमान या किसी क्षेत्र का तापमान जानना चाहें तो हम थर्मामीटर का उपयोग करते हैं। और आजकल तो डिजिटल आ गया है, डिजिटल थर्मामीटर आ गया है। पहले क्या होता था, पारा होता था, पारा हम थर्मामीटर तो पारा टेम्परेचर होता तो पारा चढ़ता था, ऊपर नहीं होता था, वो नीचे रहता था। अब हम डिजिटल रूप में देखते हैं, अंक के रूप में प्रॉपर दिखाई देता है कितना हमारे शरीर या वायुमंडल का तापमान है। अब इसकी इकाई क्या है, आमतौर पे या तो फ़ारेनहाइट में और या तो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है। तो डिग्री सेल्सियस में या तो माप लीजिए या फ़ारेनहाइट में। और एंडर्स सेल्सियस नामक साइंटिस्ट ने सेल्सियस का आविष्कार किया था। एंडर्स सेल्सियस ने 0 डिग्री पर कोई चीज़ जम जाती है और 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगती है, ये ऐसा देखा गया है। एंडर्स सेल्सियस ने इसका पता लगाया था। एक वर्ड आता है ताप सीमा ना, टेम्परेचर रेंज। अच्छा, रेंज बोल रहा ना, आप कहते हो इसका रेंज इतनी दूर तक है। जैसे कोई मिसाइल छोड़ी जाती है तो कहा जाता है ये 500 किलोमीटर तक मार कर सकती है, ये उसकी रेंज है, यानी यहां से 500 किलोमीटर तक जा सकती है। यहां कह रहे हैं हम ताप सीमा, यानी अगर हम कहें टेम्परेचर रेंज की कि सुबह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और शाम 5, यानी मैं कहूं कि मान लीजिए 5 AM सुबह का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस और 4 PM पर तापमान 40 डिग्री सेल्सियस, ये है। तो इसका मतलब टेम्परेचर का जो रेंज है 10 से लेके 40 के बीच में है। ठीक, 10 से लेके 40 के बीच में हम दो समय के बीच में तापमान का बढ़ना या घटना मेजर करते हैं। जब हम दैनिक स्तर पर तापमान के रेंज की बात करते हैं, यानी दिन में, यानी 24 घंटे में, हम आमतौर पर जब तापमान की बात करते हैं तो दैनिक स्तर पर 24 घंटे में जब बात करते हैं तो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर कहते हैं। दैनिक तापमान की सीमा कहा जाता है उसे। और इसमें सुबह का तापमान, अर्ली मॉर्निंग सुबह का तापमान, या सामान्य शब्दों में कहें 24 घंटे में सबसे कम तापमान तथा शाम के समय सबसे अधिक होता है। तो 24 घंटे में ही सर्वाधिक तापमान का अंतर यानी सुबह के तापमान को मैंने कहा 10 डिग्री सेल्सियस और शाम को जो सबसे अधिक तापमान था हमने कहा 40 डिग्री सेल्सियस। तो
टेम्परेचर रेंज कितना हो गया, 10 से 40 यानी 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर रख रहा है। तो डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर या दैनिक तापमान का जो अंतर है वो 30 डिग्री सेल्सियस है। बात क्लियर? तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात की जा रही है, ताप की सीमा, रेंज ऑफ टेम्परेचर की बात की जा रही है। एक विशेष अवधि यानी सामान्यतः 24 घंटे में अधिकतम तापमान से न्यूनतम तापमान को घटाकर इसे प्राप्त किया जाता है। दूसरा है औसत दैनिक तापमान। जब हम औसत की बात करते हैं तो औसत कैसे निकाला जाता है, भाग देकर, अधिकतम और न्यूनतम में भाग देकर औसत निकाल लिया जाता है। आप यही जानते हो ना, औसत तापमान कहा जाए जब मैं कहूं कि इस कमरे में उपलब्ध, या जैसे आप लोग सभी एक क्लास में बैठे होते और कहता मैं कि इस कमरे के सभी बच्चों की औसत ऊंचाई कितनी है, तो मान लीजिए कोई बच्चा होता 5 फीट का, कोई होता 6 फीट का, कोई होता 5 फीट का, कोई होता 6 फीट का, कोई होता 4 फीट का, कोई होता 3 फीट का, कोई होता 6 फीट का। इस तरह सबका निकालिए तो 5 6 11, 11 5 16, 16 6 16 6 22, 22 4 30, सॉरी 26, 26 3 27, 27 5, 27 5 32, तो 32 आ गया। कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें 7 से भाग दे देंगे तो जो रिजल्ट आ जाएगा वो क्या होगा, औसत हो जाएगा। उसी तरह से जब हम दिन की बात करते हैं तो दिन का अधिकतम तापमान, दिन का अधिकतम तापमान क्या रहा, 10 डिग्री सेल्सियस, सॉरी न्यूनतम तापमान क्या रहा, 10 डिग्री सेल्सियस, अधिकतम तापमान क्या रहा, 40 डिग्री सेल्सियस। तो 10 + 40 बटे 2 बराबर 50 बटे 2 बराबर 25, 25 डिग्री सेल्सियस औसत तापमान, दैनिक औसत तापमान हो गया। रेंज ऑफ टेम्परेचर अलग है, कहां गया, रेंज ऑफ टेम्परेचर ये है, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर है, दिन के अधिकतम और न्यूनतम तापमान का अंतर है, ये रेंज ऑफ टेम्परेचर है। और ये क्या है, ये जो निकाला गया है ये दिन का औसत तापमान ये है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान का औसत। अरे 34 होगा, निकाल लेना, 32 34 होगा, हट जाओ, इसको पता नहीं क्या जो भी होगा, ये लो उल्टा। क्लियर? तो ये तापमान की बात हो गई है ना। एक यहाँ एनसीईआरटी में नहीं दिया है एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर, जब आगे हम कभी पढ़ेंगे तो बताएंगे। अब आता है वायुदाब मापी, यानी वायुदाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, बैरोमीटर का। किसका, बैरोमीटर का। वर्षा मापी यानी रेन गेज के माध्यम से वर्षा की मात्रा का मापन किया जाता है, कितनी मात्रा में वर्षा किसी दिन किसी घंटे हुई। विंड वेन की द्वारा पवन की दिशा का मापन किया जाता है कि पवन किस दिशा में बह रही है। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? सीवी मिश्रा, अरे भैया इसीलिए मिटा दिया, मुझे पता था उल्टा पुल्टा जिस जिस चीज को मैं समझाना चाह रहा हूं वो चीज आप नहीं समझोगे, आप वही चीज समझोगे जो नहीं समझाना चाह रहा हूं। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, आप वही 3 5 6 9 12 13 जोड़ रहे हो। अरे वो कोई उदाहरण दे रहा था, हो गया भी गलती तो क्या दिक्कत है, उसी में फंसे पड़े हैं आधे लोग। अरे मास्टर ने गलती कर दिया, अरे मास्टर जोड़ नहीं पाया, अरे पागल हो जाओ, अरे भैया ये पढ़ लो जरा। चलिए अब आता है आपतन, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। आप ध्यान दीजिएगा, इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ध्यान से सुनिए। इन तो LATION, इंसोलेशन, इन इनकमिंग सोलर TION रेडिएशन, यानी सूर्यास्त,
ये सन है, सन। और सन से ऊर्जा आ रही है। क्या आ रही है? ऊर्जा आ रही है। ये सभी ऊर्जा आ रही है सन से, हर दिशा में जा रही है। तो हमारी पृथ्वी की ओर भी आ रही है। ये हमारी पृथ्वी मैया, अर्थ, अर्थ। तो सन से चारों ऊर्जा जा रही है, तो इसमें से कुछ ऊर्जा हमारी पृथ्वी की ओर भी आ रही है। तो सन से पृथ्वी की ओर आने वाली ऊर्जा, क्या लिखा? रेडिएशन। क्या लिखा? विकिरण। ध्यान से सुनिएगा, ये विकिरण ऊर्जा है। क्या है? निकलने वाली ऊर्जा है। विकिरण मतलब निकलना। और ध्यान रखिएगा इस बात को। अब एक बात को ध्यान रखो, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, ठीक, रेडिएट हो रही है, निकल रही है। कौन? सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है और हमारी पृथ्वी की ओर आ रही है, इसे कहते हैं इंसुलेशन। इसी को कहते हैं आपतन, आने वाली। इसी को कहते हैं सूर्यातप। इसी को कहते हैं इंसुलेशन। जो किस रूप में आती है? विकिरण के रूप में आती है। विकिरण के रूप में आती है, ठीक, इस रूप में विकिरण। और विकिरण में एक खासियत है अरे भाई मैं तो पागल हो जाऊंगा। आप लोगों के एक बच्चे का एक प्रश्न, इनका उत्तर दे दें। अगर वाटर लिक्विड फॉर्म में ना गिरकर ओला के फॉर्म में गिरे तो उसे वर्षा बोला जाएगा या ओला का रेन बोला जाएगा? देखिए इनका दिमाग देखिए, मतलब अलग चल रहा है। भाई उसे बोला जाएगा वर्षण। वर्षण में भी क्या बोला जाएगा? ओला। वर्षण में भी क्या बोला जाएगा? ओला। अगर लिक्विड फॉर्म में नहीं गिर रहा है, वो ओले के रूप में गिर रहा है, तो उसे ओला बोला जाएगा। अगर हिम के रूप में गिर रहा है तो हिमपात बोला जाएगा। अगर कोहरे के रूप में नीचे गिर रहा है तो कोहरा बोला जाएगा। अब गजब समस्या है, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछोगे आप हमसे? इतना तो दिमाग 5 साल का बच्चा भी लगा लेता है भाई। मैं बोला वर्षण, मैं जब बोला वर्षण यानी वर्षण में जल वर्षा भी शामिल है, हिम भी शामिल है, ओला भी शामिल, सब शामिल है। वर्षण। अगर वो जल के रूप में गिरेगा तो हम उसे वर्षा बोलेंगे, अगर वो ओले के रूप में गिरेगा तो हम ओला बोलेंगे। अब आप वर्षा और ओला दोनों गिर रहा है तो क्या कहते हो? वर्षा हो रही है, ओला पड़ा है आज। ऐसा थोड़ी कहते हो कि जल वर्षा हो रही है, ओला नहीं पड़ा है। ओला पड़ता है तो बोलते हो ओला पड़ा है आज। आज जल की वर्षा भी हुई है और ओला भी पड़ा है। नहीं मेरे भाई आकाश जी, होता क्या है ना, छोटी छोटी बातों से बच्चे आगे के प्रश्न को नहीं समझ पाते। और ये लोग पढ़ने के समय दिमाग पढ़ाई की बजाय इधर उधर पर लगाते हैं, तब अचानक ये प्रश्न पूछते हैं हमसे। घर में रहने का एक बड़ा नुकसान क्या होता है ना, या कहीं और टीचर के सामने नहीं पढ़ने का बड़ा नुकसान क्या होता है? दिमाग भटकता है, बगल में कौन आ रहा है, इधर कौन जा रहा है, सब कुछ होता है उसी में, ठीक। तो इसे क्या कहते हैं? इंसुलेशन। ये जो क्या है, ये जो आ रहा है, यही क्या है? इंसुलेशन है। यही है आपका इंसुलेशन। इनकमिंग सोलर रेडिएशन क्या हो रहा है? पृथ्वी की जो ओर आ रहा है। हम किसकी बात कर रहे हैं? जो पृथ्वी की ओर आ रहा है, इसे कहते हैं इनकमिंग। आ रहा है, हमारी ओर आ रहा है ना, इनकमिंग सोलर रेडिएशन। इसे ही कहते हैं हम सूर्यातप।
इसे ही कहते हैं हम आपतन। ठीक। अब ध्यान रखिए, जो कुल ऊर्जा सूर्य से विकिरित होती है, जो कुल ऊर्जा सूर्य से विकिरित होती है, इसका सूर्य के कुल इंसोलेशन का दो अरबवां हिस्सा पृथ्वी की सतह पर नहीं, वायुमंडल में पर प्राप्त होता है। बात क्लियर? अब जरा ध्यान से समझिएगा। यानी सूर्य हमारा ऊर्जा रेडिएट कर रहा है, ऊर्जा निकल रही है, चारों ओर जा रहा है पूरे सोलर सिस्टम में। यहां से सूर्य से ऊर्जा निकल रही है, इधर भी जा रहा 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 है, सब। यहां पर पृथ्वी है, तो यहां पर जो पृथ्वी पर ऊर्जा आ रही है यहां से, वो सूर्य की कुल विकिरित ऊर्जा से का, यानी सूर्य के द्वारा कुल निकाली गई ऊर्जा का 2 अरबवां हिस्सा होता है। 2 अरबवां यानी बहुत छोटा हिस्सा ही पृथ्वी को प्राप्त होता है। जितनी ऊर्जा निकली पृथ्वी सूर्य से, उसको 2 अरब भागों में बांट दो, 2 अरब भाग में बांट दो, तो एक हिस्सा, 2 अरब का एक हिस्सा हमें प्राप्त होता है। सोचिए, उसी में हम लोग परेशान हैं। क्लियर? तो यही लिखा है, 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त होता है। अब तरंग का प्रकार और वायुमंडल में इसकी मात्रा देख ली जाए। देखिए, जब सूर्य, हम तरंग 2 एक साथ बता देते हैं आपको। तरंग, तरंग दैर्घ्य कम अधिक। देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा निकल रही है, अधिक गर्म कौन है? सूर्य है। ठीक, तो तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। पिछली क्लास में भी आप लोगों को याद होगा, मैं ऐसे बताया था कि तरंग ये है, तो यहां से यहां की जो दूरी है इसे तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या यहां से यहां तक की दूरी है ये तरंग दैर्घ्य कहलाती है। अगर ये नजदीक है, यानी ऐसे देखिए, यहाँ क्या हो गया, ये दूरी कम है, ये दूरी कम है, तो इसे कहेंगे निम्न तरंग दैर्घ्य, कम तरंग दैर्घ्य वाली। और यहाँ दूरी अधिक है, इसे अधिक तरंग दैर्घ्य वाली। तो सूर्य चूंकि अधिक गर्म है, तो इससे निकलने वाली ऊर्जा की जो तरंगे होंगी उनका तरंग दैर्घ्य कम होगा, इसलिए इसे सूर्य से आने वाली ऊर्जा को कहते हैं शॉर्ट वेव सोलर रेडिएशन। या लघु तरंग दैर्घ्य सौरिक विकिरण। लघु तरंग दैर्घ्य सौरिक विकिरण। ठीक, अब यहाँ दैर्घ्य या लघु तरंग सौरिक विकिरण ही लिखोगे तो भी काम चलेगा। अब यहाँ क्या है, पृथ्वी सूर्य के बराबर नहीं गर्म होती, और आपको मैं याद होगा बताया था कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान जो है वो 15 डिग्री सेल्सियस है। यानी सूर्य की सतह का औसत तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस है, और पृथ्वी की सतह का औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस है। इतना बड़ा अंतर है। तो पृथ्वी से निकलने वाली जो ऊष्मा होगी, जो हीट होगी, जो एनर्जी होगी, उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होगी। तो तरंग दैर्घ्य अधिक है, किससे निकल रही है? पृथ्वी से, इसलिए दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। बात क्लियर? अब ऐसे समझिए, ये सन है और ये और ये हमारी
अर्थ है। तो यहां से हीट चला, तो ये क्या है? इंसुलेशन है। ये क्या है? इंसुलेशन है। और ये इंसुलेशन कैसा है? लघु तरंग दैर्ध्य का। पृथ्वी भी ऊर्जा का उत्सर्जन की, पृथ्वी भी ऊष्मा का या ऊर्जा का उत्सर्जन की। तो ये कैसा है? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। ठीक, इसी की इंग्लिश यहां लिखा हूं। तो इसे कहते हैं, पृथ्वी से निकल रही है तो इसे क्या कहेंगे? दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण। बात क्लियर? ये बात समझ में आ गई? सर आपने 4 बैच में, अरे तो सब बताया हूं, ध्यान से पढ़िए। जहां जितनी आवश्यकता होगी उतनी ही बताऊंगा। और आप क्या चाहते हो? हर चीज, हर पॉइंट, एक एक चीज पूरा इलेबरेट कर दूं? कहीं ना कहीं जरूर बताया हूं, एक जगह नहीं बताया हूं। ठीक। हाँ, अब आता है मात्रा। अब यहां एक और मुद्दा आ जाता है, मात्रा। मैंने कहा, मैंने आपसे क्या कहा था कि 2 अरबवां हिस्सा, कहां लिखा हूं? कहीं लिखा हूंगा। 2 अरबवां हिस्सा, 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त होता है, प्राप्त होता है। मैंने कहा सूर्य से आने वाली विकिरण का, या सॉरी, सूर्य से निकलने वाली विकिरण का, जितनी ऊर्जा सूर्य उत्सर्जित करता है उसका केवल 2 अरबवां हिस्सा प्राप्त होता है हमारी पृथ्वी को। लेकिन अगर हम इसको कैलोरी में मेजर करें तो कितना होगा और कहां मेजर किया जाएगा? जरा ध्यान से देखिए। ये हमारा सन, सन से निकला रेडिएशन, विकिरण, जिसे आप लघु तरंग सौरिक विकिरण कहते हो। क्या कहते हो? लघु तरंग सौरिक विकिरण कहते हो। ये हमारी पृथ्वी, ठीक, और ये हमारी पृथ्वी का वायुमंडल, ये हमारी पृथ्वी का वायुमंडल। देखिए, सौरिक विकिरण को कहाँ मापा जाता है? वायुमंडल के ऊपरी भाग में। यहां प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्र में कितनी ऊर्जा की प्राप्ति हो रही है। आप कहोगे पृथ्वी की सतह पर क्यों नहीं मापा जाता? क्योंकि जैसे सौरिक विकिरण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करेगा तो विभिन्न प्रकार की गैसें मिलेंगी, बर्फ के कण भी वायुमंडल में मिल जाएंगे। आपको आगे पता चलेगा कैसे। तो विभिन्न प्रकार की गैसें मिलेंगी, जल वाष्प, धूल। इससे सौरिक विकिरण का परावर्तन होगा, जिसे एल्बीडो कहते हैं। सूर्य से आने वाली ऊर्जा किसी सतह से टकराकर वापस अंतरिक्ष में चली जाए तो उसे कहते हैं एल्बीडो। क्या कहते हैं? एल्बीडो कहते हैं। ये पृथ्वी की सतह या वायुमंडल को गर्म करने में कोई योगदान नहीं देती। तो आई तो, लेकिन हमको मिली नहीं, तो एल्बीडो हो गया। तो फिर गणना नहीं हो पाएगी कि पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊर्जा आई। तो इसका मापन कहाँ करते हैं? वायुमंडल के ऊपरी भाग में, जहां ये वायुमंडल में प्रवेश करने वाली है। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर इसका मापन करते हैं
और ये होता है 1.94 कैलोरी, यानी राउंड फिगर में कहें तो 2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होता है। और इसीलिए बार बार मैं 2 कैलोरी लिखता हूं, ठीक। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल पर 2 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1.94 कैलोरी प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट ऊर्जा प्राप्त होती है। हर मिनट में एक यूनिट और यूज कर दूं इसमें, ठीक। कितना, कितने क्षेत्रफल पर? 1 सेंटीमीटर में। कितने देर में? तो 1 मिनट में। 1 मिनट में। तो 1 मिनट में पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल को प्रति या 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्रफल 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। हाँ, एक अंतर आता है। आप पूछोगे क्या ये हमेशा बराबर रहती है कि इसमें भी कुछ अंतर आता है? क्या हमेशा 1.94 रहता है कि क्या इसमें अंतर भी आता है? तो जी हाँ, अंतर आता है जब सौर कलंक की स्थिति आती है। आप जानते हो सूर्य पर धब्बे बनते हैं। मान लीजिए सूर्य है तो सूर्य पर धब्बे बनते हैं, है ना, जिसे सौर कलंक कहा जाता है। तो सौर कलंक की स्थिति में ये ऊर्जा की मात्रा थोड़ी बढ़ जाती है और समान स्थिति में ऊर्जा की मात्रा थोड़ी घट जाती है, ठीक। तो वैसे तो कांस्टेंट के रूप में देखा जाए तो हमें इसे ही याद रखना है, लेकिन अगर आप पीसीएस में तो इतना कठिन नहीं पूछेगा, लेकिन अगर यूपीएससी की ओर जाओगे तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा गहराई में जाने पर कि 1.94 कैलोरी ऊर्जा आती है। लेकिन क्या ये हमेशा कह दिया जाए ये हमेशा स्थिर रहता है, कभी परिवर्तन नहीं होता? तो नहीं, होता है। जब सौर कलंक सन स्पॉट की स्थिति आती है तब इसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है। चलिए अब आते हैं सूर्यातप का वितरण। सूर्यातप मतलब इंसुलेशन का वितरण। अब आप जरा देखिए, ये मैंने बना दिया हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है, और मान लीजिए इधर से सन है, ये इक्वेटर बना देता हूं मैं। इक्वेटर, ये मान लीजिए 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री और ये 90 डिग्री। अब देखिए इंसुलेशन की बात करें तो 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। सूर्य की किरण यहाँ सीधी पड़ रही है। और पिछली क्लास अगर आपको याद हो, नहीं याद है तो बता देता हूँ, ये हमारी पृथ्वी है, ये सन से एनर्जी आ रही है, पृथ्वी पर के इस भाग पर सीधी पड़ रही है, यानी इतने क्षेत्रफल में, इतने क्षेत्रफल में यानी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्र में हमको ऊर्जा मिल रही है 2 कैलोरी। अगर यही सूर्य की किरण, यही सूर्य की किरण तिरछी पड़े, यही सूर्य की किरण तिरछी पड़े तो इतने बड़े क्षेत्र में पड़ रही है, इतने बड़े क्षेत्र में, ठीक। यही लाइन है, यही लाइन यहाँ भी आ रही है। तो ये एरिया हो गया 3 या 2 ही सेंटीमीटर क्यूब का, ठीक, सॉरी क्यूब बोल दिया, स्क्वायर, स्क्वायर का। और यहां भी 2 कैलोरी ऊर्जा मिल रही है। यहां 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल पर 2 कैलोरी मिल रही है, यहां 2 सेंटीमीटर वाले क्षेत्रफल पर 2 कैलोरी मिल रही है। यानी सूर्य की किरणें अगर तिरछी पड़ेंगी तो क्षेत्रफल के हिसाब से ऊर्जा की मात्रा कम हो जाएगी। बात क्लियर? इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। तो भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं तो सूर्यातप इंसोलेशन सर्वाधिक प्राप्त होगा। तो इंसोलेशन सर्वाधिक, तो यहां क्या होगा? भूमध्य रेखा पर इंसोलेशन सर्वाधिक। इसके बाद अगर हम 30 डिग्री पर देखें तो तिरछी पड़ेगी, 60 डिग्री पर देखें तो और तिरछी पड़ेगी, और 90 डिग्री पर तो क्षितिज को छूते हुए निकल जाएगी।
उसी तरह यहां की स्थिति होगी। क्लियर? अब आप सोचिए, इस तरह से अगर देखा जाए तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, भूमध्य रेखा से, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर इंसोलेशन घटता जाता है, सूर्यातप। तो पृथ्वी में सर्वाधिक इंसोलेशन या सर्वाधिक सूर्यातप कहां मिलेगा? भूमध्य रेखा पर। यहां सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। जैसे जैसे सूर्य की किरणें तिरछी होती जाएंगी वैसे वैसे सूर्यातप की मात्रा कम होती जाएगी। इसलिए भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर सूर्यातप की मात्रा कम होती जाएगी। बात क्लियर? शिवानी, अरे शिवानी बहन सुनो आप। शिवानी जी, जब मैंने बोला, आपका प्रश्न वाजिब है, इसलिए आप बताओ ग्रीन हाउस इफेक्ट यहां होगा कि यहां होगा? ग्रीन हाउस इफेक्ट यहां होगा कि यहां होगा? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यहां होगा, यहां नहीं होगा, यहां नहीं होगा। वायुमंडल के ऊपर सूर्यातप मेजर किया जाता है, वायुमंडल की ऊपरी सतह पर। वायुमंडल के अंदर तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी होगा, XYZ जो भी क्रियाएं होंगी सब होंगी, लेकिन हम इसी से बचने के लिए तो कितनी ऊर्जा सूर्य से आ रही है वो वायुमंडल की ऊपरी सतह पर मापते हैं, वायुमंडल के अंदर नहीं मापते हैं। तो जब वायुमंडल के अंदर मापेंगे तब ग्रीन हाउस इफेक्ट, तब परावर्तन, तब विकिरण, तब डिफ्यूजन, तब अपवर्तन तब आएगा। हम वायुमंडल की ऊपरी सतह पे कैसे ले सकते हैं? क्योंकि वायुमंडल की ऊपरी सतह के ऊपर गैस नहीं है, निर्वात है। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट यहां कहां से पैदा कर दिया आपने? कुछ भी। मजा आया? सोचो, हम माप रहे हैं यहां पर, हम कहां माप रहे हैं? वायुमंडल के ऊपरी सतह में माप रहे हैं सूरज से आने वाली ऊर्जा को। क्यों यहां माप रहे हैं? क्योंकि अगर ये पृथ्वी के अंदर आके मापा जाए तो विभिन्न प्रकार की क्रियाओं के कारण सही मापन नहीं किया जा सकता। इसीलिए ऊपरी परत में, इस ऊपरी परत के ऊपर इसे मापा जाता है। बहिर्मंडल के ऊपर, ये क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, यहां पर मापा जाता है कितनी ऊर्जा आ रही है, न कि यहां पर, न कि यहां पर। यहां मापा जाता है। गुस्सा होऊंगा, ये अधिकार मुझसे नहीं छीन सकते आप। इतना तो करना पड़ेगा गुस्सा। जब मैं पहले ही बता दिया कि ऊपर मापा जाता है तो दिमाग बंद करके बैठे थे क्या कि अंदर ग्रीन हाउस इफेक्ट का प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जब यहां मापा जाएगा तो यहां क्यों की बात करेंगे? दिमाग खोल के बैठो ना। मैंने पहले ही आप लोगों को बताया, यहां इसलिए मापा जाता है कि यहां पर अपवर्तन, परावर्तन, विसरण सब होता है, इसीलिए हम यहां मापते, पहले ही बता दिया। फिर आप सोचिए, अच्छा अच्छा ग्रीन हाउस नहीं बोले आप, हम पूछ लेते हैं ग्रीन हाउस ना। सिविल की तैयारी कर रहे हो, वनडे के मोड से बाहर निकल। ठीक? और थोड़ा गुस्सा होना जरूरी है। नहीं गुस्सा होंगे तो मजा कैसे आएगा पढ़ाने में? ऑफलाइन का आनंद उठाते हैं हम लोग पढ़ाने में। कहाँ है भाई? क्या बता रहे थे, भुलवा दिए सब तुम लोग हमको।
घटता जाता है ना। कुछ तो बता रहे थे, क्या देखिए चित्र में क्या बनाए थे। हाँ, 2 कैलोरी ऊर्जा। ठीक, तो आपको ये बता रहा था 2 कैलोरी ऊर्जा हमको यहाँ पर मिलता है। तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यातप की मात्रा कम होती जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यातप की मात्रा कम होती जाती है, क्योंकि सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। क्या? देखिए, तापमान और इंसुलेशन में अंतर रखिएगा। तापमान कहाँ मेजर किया जाता है? पृथ्वी के वायुमंडल में। इंसुलेशन कहाँ मेजर किया जाता है? ऊपरी भाग में। तो दोनों में अंतर है, दोनों एक मत समझिएगा। ये मत समझिएगा सूर्यातप ही तापमान है, ना 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 ना। सूर्यातप ऊपरी सतह पर, तापमान वायुमंडल के अंदर घटता जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें, लिखाऊं कि नहीं? यहां जरूरत नहीं है लिखने की, है ना। तिरछी पड़ती है, ले लेता हूं। ठीक, क्लियर? तिरछी पड़ने की वजह से। क्लियर? अब अगली बात, अब एक और। उष्ण कटिबंध में यह 320 किलोमीटर, सॉरी 320 वाट प्रति वर्ग मीटर, और ध्रुवों पर यह 70 वाट प्रति वर्ग मीटर होता है। अब आप कहोगे ये कैसे हो गया? भाई तिरछा पड़ रहा है ना, अधिक क्षेत्रफल पर पड़ रहा है। तो अगर मैं कहूं कि सर्वाधिक सूर्यातप कहाँ मिलेगा, तो आप कहोगे 0 से 30, 0 से 30 इस क्षेत्र में कितना ऊर्जा मिल रहा है, मतलब आ रहा है 320 वाट। ठीक, यहां कितना आ रहा है? 70 वाट। ठीक, ये बात यहां बताई जा रही है। अब एक और बात ध्यान से सुनिए। अब जो ऊर्जा चली, अब ध्यान सुनिएगा, इस बात को क्लेरिफाई करूंगा, तापमान में क्लेरिफाई करूंगा। अब जो ऊर्जा चली, सबसे अधिक सूर्यातप भूमध्य रेखा पर नहीं बल्कि उपोष्ण मरुस्थलों पर प्राप्त होता है, क्योंकि मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। ठीक, अब मान लीजिए, अब हम सूर्यातप आ रहा है। ठीक, अभी तक हमने जो बात की, अभी तक हमने क्या बात की? हमने कहा कि हम पृथ्वी के ऊपरी वायुमंडल में सूर्य से आने वाली ऊर्जा को मेजर कर रहे हैं, यही तक बात की। हमने कहा ये तिरछी पड़ रही हैं, इसलिए यहां पर तापमान, सॉरी सूर्यातप कम होगा। यहां सीधी पड़ रही है, इसलिए इस भाग में सूर्यातप अधिक होगा, यही कहा। यहां तक क्लियर? अब हम ये भी बता दिए कि उष्ण कटिबंध में, यानी 30 लिख दिया हूं, 23 लिखना था, चित्र में 30 लिख दिया हूं शायद, यहां 23, 23 एंड हाफ, 23 एंड हाफ। ठीक, उष्ण कटिबंध में। ठीक, अब देखिए, हमने ये भी बता दिया कि भाई उष्ण कटिबंध में हमें सूर्यातप अधिक मिलेगा। 23 एंड हाफ से लेके 23 एंड हाफ के बीच में हमें सूर्यातप अधिक मिलेगा। ये भी क्लियर हो गया, क्योंकि लगभग इन सभी क्षेत्र में सूर्य की किरणें एक बार सीधी पड़ जाती हैं। क्लियर? दिक्कत कहां है? अब बात आती है कि आप, अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, मैंने कहा ठीक है, भूमध्य रेखा ये है, ये 23 एंड हाफ है, और ये भी 23 एंड हाफ है, ये नॉर्थ में है, ये साउथ में है। अगर मैं आपसे कहूं कि इन तीनों में सर्वाधिक सूर्यातप किसको प्राप्त होता है, अब बताइए। सबसे अधिक सूर्यातप यहां से यहां के बीच में मिलता है, तो मैं कहूं इस लाइन पर सूर्यातप सबसे अधिक मिलेगा,
इस लाइन पर सूर्य तप सबसे अधिक मिलेगा, इस लाइन पे सूर्य तप सबसे अधिक मिलेगा, या इस लाइन पे सूर्य तप सबसे अधिक मिलेगा? बताइए। अब हम बात कर रहे हैं जो सूर्य तप पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर घुस गया, पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर आ गया, अब वो आके हमारी पृथ्वी की सतह पर पड़ रहा है, तो यहां अधिक मिलेगा, यहां अधिक मिलेगा कि यहां अधिक मिलेगा? कहां पर अधिक मिलेगा? कमेंट करके बताइए। सूर्य तब पृथ्वी के अंदर आ रहा है, अब हम तो ऊपर के मापन को कम खत्म हटा दिए, अब ठीक है वहां तक पढ़ लिए। अब हम हमेशा तो ऊपर ही नहीं रहेगा, अब वो सूर्य तब पृथ्वी के अंदर घुस गया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि हम यहां पता कर लिए तिरछा पड़ेगा क्या होगा, सीधा पड़ेगा क्या होगा, सब जान गए। अब हम कह रहे हैं ये यहां से भी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया, यहां से भी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर गया। अब हमको ये जानना है कि सबसे अधिक कहां मिलेगा, 0 के आसपास के क्षेत्रों में, 23 के आसपास के क्षेत्रों में, कहां अधिक मिलेगा? तो सबने ये कह दिया 0 के में। एकदम आपका सोच एकदम सही है, यहां आप सही हो, लेकिन गलत हो। कैसे? सोच सही है क्योंकि सूरज की किरणें सीधी पड़ रही हैं, एकदम सही, सूरज की किरण सीधी पड़ रही है, इसलिए सर्वाधिक सूर्य तप इसी को प्राप्त होना चाहिए, इसी को प्राप्त होना चाहिए, लेकिन होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इस क्षेत्र में जल है, जल है तो वाष्पीकरण होगा, वाष्पीकरण होगा तो बादल होगा, बादल होगा तो सूर्य तप आ रहा है और टकराकर वापस चला गया, सूर्य तप आ रहा है टकराकर अंतरिक्ष में वापस चला गया, आ रहा है टकराकर अंतरिक्ष में वापस चला गया, आ रहा है टकराकर अंतरिक्ष में वापस चला गया। दुर्गा जी ज्यादा आगे मत सोचिए, जितना बता रहा हूं उतना सोचिए, ठीक? देखिए, तो मैंने कहा यहां जल है, जल के बाद चूंकि जल है तो यहां हुआ वाष्पीकरण। हम छोड़ दिए अभी, भाई पृथ्वी के पास भी तो अपनी ऊर्जा है, पृथ्वी के कोर में 6000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, ज्वालामुखी फूटता है, बहुत चीजें होती हैं। थोड़ा शांति से सुनो, अनावश्यक आगे मत बढ़ा करो, सुन लिया करो हम जो कह रहे हैं। तो वाष्पीकरण हुआ यहां से, वाष्पीकरण, ठीक? कहा? भूमध्य रेखी क्षेत्र में, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में। अब जो इंसुलेशन आ रहा था ये क्या था? जो इंसुलेशन आ रहा था वो टकराकर वापस चला गया। आप जानते हो 2 से 4 के बीच में भूमध्य रेखीय क्षेत्र में बादल छाए रहते हैं, ऊर्जा चली गई। अब जरा देखिए, हम बात करते हैं इस क्षेत्र, ये क्षेत्र एक ऐसा है जो मरुस्थल है, मरुस्थल है, मरुस्थल में बादल नहीं मिलेंगे। कहां पर है? उष्णकटिबंध में ही है। तो सर्वाधिक ऊर्जा की प्राप्ति उष्णकटिबंध में होती है, सत्य है। 23.5 से 23.5 के बीच में होती है, सत्य है, क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। लेकिन भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा भूमध्य रेखा पर नहीं होती, क्योंकि भूमध्य रेखा पर बादल छाए रहते हैं, बादल है, और बादल सौरिक विकिरण को रिफ्लेक्ट कर देता है, वापस चला जाता है, इसकी वजह से सतह पर नहीं पहुंचता। कब तक? 12 बजे से सामान्यतः 3-4 बजे तक, बाकी समय पहुंचता रहता है, घनघोर बादल छा जाते हैं इस बीच में, ठीक? अब आप जरा सोचिए,
अब जरा आप सोचिए, बाकी जगह पर उष्णकटिबंध के बाकी क्षेत्रों में जहां बादल नहीं है वहां सूर्यातप की प्राप्ति होगी, इंसोलेशन पृथ्वी में आएगा। तो एक तो ऐसा क्षेत्र उष्णकटिबंध में जो मरुस्थल है, और उष्णकटिबंध में ऐसा क्षेत्र जहां बादल नहीं छाए हुए, वहां पर सर्वाधिक सूर्यातप की प्राप्ति होती है, यानी 15-20 अक्षांशों के आसपास। ठीक, तो उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में कहां पर, जहां मेघाच्छादन बहुत कम पाया जाता है। क्लियर? इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, महासागर की अपेक्षा महाद्वीपीय भाग, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई कि उपोष्ण कटिबंध मरुस्थलों पर भूमध्य रेखा की तुलना में अधिक सूर्यातप पाया जाता है। ये बात क्लियर हो गई, एक बार बता दीजिए। सर क्लास खत्म होने नहीं भाई, अभी टॉपिक तो खत्म कर लें। क्लियर हो गया सबको? जी, चलिए अब आते हैं, महासागरीय भाग की अपेक्षा महाद्वीपों पर अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। देखिए महासागर, अब जरा देखिए, ये स्थल है और ये महासागर है। महासागर मतलब जल, जल, जल मतलब जल से वाष्पीकरण, वाष्पीकरण मतलब वायुमंडल में बादल, स्थल मतलब जल की मात्रा बहुत कम, वाष्पीकरण कम, वाष्पोत्सर्जन कम, तो साफ आसमान, सामान्यतः सन से ऊर्जा चली, सन से ऊर्जा चली, यहां आई टकराकर वापस, आई टकराकर वापस, आई टकराकर वापस, और यहां तो सूर्यातप कहां प्राप्त होगा? महाद्वीप पर सूर्यातप अधिक, महासागर पर सूर्यातप कम। आप लोग थोड़ी देर में 1 घंटे की क्लास लीजिए, आधे घंटे क्लास लीजिए, ये आप हम ही को हड़काने लगते हो, है मास्टर 1 घंटे की क्लास ले। तो महासागरीय भाग की अपेक्षा महाद्वीपीय भाग पर अधिक सूर्यातप प्राप्त होता है। क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट? भाई देखो, अगर 1-1 घंटा ऐसे कहोगे ना आप लोग, तो भैया हमारे वीर बहादुरों क्लास खत्म नहीं हो पाएगी। अब उपसौर और अपसौर ये कहानी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास खत्म करते हैं। कितना टाइम हो गया? बादल क्या, थोड़ा सा दोबारा बताएं, क्या थोड़ा सा, पूरी क्लास पूरा दोबारा बता दें, 1 घंटे की क्लास थोड़ा सा दोबारा बता दें? अरे कुछ पूछोगे तब तो बताएंगे कि ये बात नहीं समझ में आई, क्या तो थोड़ा सा दोबारा बता, क्या चीज? तो कल की क्लास के लिए आप तैयार रहोगे 1 घंटे से अधिक की क्लास के लिए? कल की क्लास में आप 1 घंटे से अधिक क्लास के लिए तैयार होगे तो ही 1 घंटे छोड़ूंगा मैं। ठीक है, तो कल मैं 1 घंटे से अधिक की क्लास लूंगा, है ना? 1.5 घंटे से ऊपर की क्लास लूंगा, 1.5 घंटा।
1 घंटे नहीं, 1.5 घंटा। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? दुर्गा, शिखा, मानसी, बादल, मेघाच्छादन। अरे यहाँ तो मेघाच्छादन बताए भाई। मेघाच्छादन मतलब बादल, ये बताया तो। सूर्य से किरणें आ रही हैं और बादलों से टकराकर परावर्तित हो जा रही हैं, तो सतह पर नहीं आएंगी, तो कम सूर्यातप की प्राप्ति होगी। यहाँ सूर्य से किरणें आ रही हैं, बादल नहीं है, तो प्राप्त होंगी। भूमध्य रेखीय क्षेत्र में आगे आपको पता चलेगा कि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वाष्पीकरण, चूंकि जलीय भाग अधिक है, वाष्पीकरण अधिक होता है, बादल अधिक बनते हैं। पूरी पृथ्वी में सबसे अधिक वर्षा भी भूमध्य रेखीय क्षेत्र में होती है, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है। तो वर्षा कहां से होगी? बादलों से ही तो होगी। इसी तो ये है मेघाच्छादन, बता दिया था आपको। अरे क्या समराइज करें, ऐसे थोड़ी होगा लास्ट में समराइज, क्या बताना है ये बताइए पर्टिकुलर। क्लास पूरी किया करें। अरे भाई क्लास पूरी कर दिए भाई, देखो जो टॉपिक था वो खत्म कर दिया, यहीं तक वो टॉपिक है, खत्म कर दिया, यहां से नया टॉपिक शुरू होगा। तो क्लास पूरी खत्म किए हैं मेरे भाई। जो ये कमेंट लिख रहे हैं क्लास पूरी किया करो, थोड़ा सोच समझ के लिखा करो, भाषा का ध्यान रखा करो, किससे बात कर रहे हो। विनोद, भाषा एकदम सौम्य होनी चाहिए। टॉपिक पूरा हो गया तनवीर, टॉपिक यहीं तक था, टॉपिक यहीं पूरा हो गया। टॉपिक पूरा हो गया तभी मैं नहीं आगे बढ़ूंगा ना, टॉपिक नहीं हुआ होता तो कवर करता भाई, 1.5 घंटे लग जाते तो भी कवर करता। आपको कहने की जरूरत थोड़ी है इस सब बातों पे मुझे। क्या बताएं, कुछ पूछोगे तब बताएं। टॉपिक पूरा हो गया मोहम्मद तनवीर, टॉपिक यहीं खत्म, यहां उपसौर और अपसौर आएगा, ये अलग पार्ट है। टॉपिक पूरा हो गया, गजब पगलेट वाली बात करते हो, हट। एक ही बात को 5 बार बोलना पड़ता है। 3 नंबर वाला टॉपिक, आपतन, सूर्यातप। देखिए, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है, सन से जो ऊर्जा आ रही है, अलग पेश बताता हूं। ये सन है ना। सन से जो ऊर्जा आ रही है हमारे वायुमंडल, ये वायुमंडल है, वायुमंडल, सूर्य से जो ऊर्जा आ रही हमारे वायुमंडल पर, ऊपरी वायुमंडल के ऊपरी भाग में कितनी ऊर्जा आ रही है, ठीक, ये हमें देखना है। आने वाली ऊर्जा को इंसोलेशन, आपतन, सूर्यातप कहा जाता है। पृथ्वी की सतह पर यह नहीं मेजर किया जा सकता, क्योंकि इस भाग में परावर्तन, जैसे ही ये सूर्यातप अंदर आएगा, परावर्तन होगा, प्रकीर्णन होगा, विसरण होगा, ढेर सारी चीजें होंगी, इसलिए अंदर नहीं मेजर करते। हम इसे वायुमंडल के ऊपरी भाग पर मेजर करते हैं, जो कि होता है 1.94 कैलोरी पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। यानी 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर क्षेत्रफल वाले भाग पर 1.94 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये है, इसे ही कहते हैं इंसोलेशन, आपतन। ये सबसे अधिक
भूमध्य रेखा पर प्राप्त होती है लेकिन मिल नहीं पाती है, आती है लेकिन मिलती नहीं है, क्योंकि बादल होते हैं। मेरा टुडे कम समझ में आया। मंजू, मंजू जी, जो नहीं समझ में आया ना, आप मुझसे पर्सनली टेलीग्राम पर पूछ सकते हो, मैं समझा दूंगा, लिख कर बोल कर समझा दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए आज की क्लास अब समाप्त करते हैं। जी हाँ, हम वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर में ही रहते हैं। भाई पिछली कल की क्लास में बताया था कि जीवन की सभी संभावनाएं केवल ट्रोपोस्फियर में सामान्यतः पाई जाती हैं, है ना। ऑक्सीजन ट्रोपोस्फियर में ही है, ये कल ही बताया था, आज पूछ रहे हो आप। क्या बताएं श्वेता अग्रवाल, क्या बताएं अग्रहरी, श्वेता जी क्या बताएं, आपका क्वेश्चन नहीं आ रहा, बताएं बताएं बस लिख रही हो, उसकी जगह क्वेश्चन लिख देते। सर आर ओ के लिए ज्योग्राफी का नोट्स बनाए बनाए हैं क्या, इलाहाबाद आर ओ के लिए फिर से बनाएं। अरे यार, ये इलाहाबाद आर ओ का क्लास चल रहा है। आपको हमेशा ये बताया जाता है कि जब भी किसी एग्जाम की तैयारी कीजिए तो दो चीजों को पहले देखिए, उसका सिलेबस क्या है और पिछले वर्षों में कैसे प्रश्न आए हैं। अगर सिलेबस और प्रश्न देखने पर आपको समझ में आ रहा है कि वो सारी चीजें आपके नोट्स में हैं तो नहीं बनाना है। अगर कुछ एक पॉइंट नहीं है, सारी चीजें नहीं, एक आध पॉइंट अलग से मिल जाएगा, वो नोट कर लेना है, तो पूरा नोट दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। कुछ सिलेबस का कुछ भाग जो नहीं होगा वो ऐड कर लीजिएगा बस, पूरा नोट दोबारा बनाने की जरूरत सामान्यतः नहीं होती है। जो नई चीज मिले अपने उस नोट्स में तीर लगाकर लिख लिया कीजिए, ठीक। अनिकेत दिमाग में कम घुसा, क्लास को दोबारा देखिएगा, है ना। एल्बिडो आगे आएगा राजेश्वरी जी, रिफ्लेक्ट पार्ट, आगे की क्लास में एल्बिडो आएगा, रिफ्लेक्ट पार्ट ऑफ सोलर रेडिएशन, सन से आने वाली ऊर्जा का वह भाग जो परावर्तित हो जाता है किसी भी सतह से, उसे एल्बिडो कहते हैं, आगे की क्लास में आएगा, ठीक। चलिए हो गया, आज का काम खत्म। दीक्षा, जो कंफ्यूजन है टेलीग्राम में पूछ लीजिएगा, कल की क्लास में डाउट बता दूंगा। तो चलिए इसी के साथ आज के सेशन को मैं समाप्त करता हूं। अगर आप लोगों को कोई डाउट रहता है तो हमसे पूछ सकते हो, टेलीग्राम से पर्सनली भी और टेलीग्राम पर मैसेज करके भी, ठीक। और अगर ऐसा डाउट होगा जो मुझे लगेगा कि कई बच्चों की ये प्रॉब्लम होगी, तो अगली क्लास में यहां पर बताऊंगा बोर्ड पर, ठीक। चलिए ब्रजेश जी बहुत बढ़िया। तो चलिए मिलते हैं कल दोपहर 12 बजे, तब तक स्वस्थ मस्त जबरदस्त रहिए और रिवीजन कीजिए, खूब रिवीजन कीजिए। नोट्स एनसीईआरटी का मत बनाइए, जितना बताया जा रहा है उसको रिवाइज कीजिए। जय हिंद।